वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन एंड इंडक्शन। यानी आज की क्लास में हम बात करेंगे कि भर्ती और चयन में क्या अंतर होता है और इसी के साथ साथ हम कार्य परिचय के बारे में भी जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भर्ती और चयन में क्या अंतर होता है, डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। इसको हम सबसे पहले ऑन बिहाफ ऑफ मीनिंग समझते हैं। Recruitment is an activity of searching for potential candidate and encouraging them to apply। यानी जो भर्ती होता है वह योग्य आवेदकों की खोज करने और उन्हें आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया होती है। जबकि जो सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द बेस्ट कैंडिडेट एंड ऑफरिंग दैम द जॉब। यानी कि सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति को चुनना और उन्हें कार्य प्रस्तावित करने की प्रक्रिया को हम चयन या सिलेक्शन के नाम से जानते हैं। अब बात कर रहे हैं अप्रोच की। सो रिक्रूटमेंट इज़ अ पॉजिटिव अप्रोच बिकॉज सीकिंग आउट एंड इंक्रीज इन द एप्लीकेंट पूल, कि यह ज़्यादा से ज़्यादा आवेदकों को जोड़ता है, इसलिए यह पॉजिटिव प्रोसेस है। वेयर एज सिलेक्शन इज़ नेगेटिव प्रोसेस बिकॉज सीकिंग आउट ways to reduce the applicant pool until one ideal candidate is identified। यानी कि यह कैंडिडेट्स को निरंतर कम करती चली जाती है जिससे कि एक बेस्ट सूटेड मैन को सिलेक्ट किया जा सके। अब बात कर रहे हैं डिफरेंस ऑन बिहाफ ऑफ ऑब्जेक्टिव। इनवाइटिंग मोर कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर अ वैकेंट पोजीशन, कि इसका उद्देश्य ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को, आवेदकों को जोड़ा जा सके। जबकि सिलेक्शन का उद्देश्य होता है कि चूजिंग द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट एंड रिजेक्टिंग द रेस्ट, कि जो सबसे सूटेबल व्यक्ति है उसको चुन लिया जाए और बाकी के लोगों को जो है उन्हें जॉब ऑफरिंग ना दी जाए या उनका जो है रिजेक्शन किया जा सके। यह सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। अब की फैक्टर के बिहाफ पे बात कर रहे हैं कि जो भर्ती होता है उसका मुख्य घटक होता है भर्ती का विज्ञापन, जबकि सिलेक्शन का मुख्य घटक होता है अपॉइंटिंग द कैंडिडेट, की इसका उद्देश्य होता है कि कैंडिडेट को अपॉइंट करना। तो इसलिए इसका जो मुख्य घटक हुआ वो हुआ कैंडिडेट का अपॉइंटमेंट, जबकि भर्ती का मुख्य घटक हुआ एडवर्टाइजिंग द जॉब। अब ऑन बिहाफ ऑफ सीक्वेंस की बात करें तो ये जानेंगे कि जो भर्ती होता है वो फर्स्ट नंबर पे आता है, यानी पहले भर्ती की जाती है और उसके बाद में ही सिलेक्शन का नंबर आता है। सो द भर्ती या जो रिक्रूटमेंट है उसका सीक्वेंस हुआ फर्स्ट और सिलेक्शन का सीक्वेंस हुआ सेकंड। अब और बात करते हैं हम ऑन बिहाफ ऑफ प्रोसेस, कि जो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस होती है उसकी शुरुआत होती है विज्ञापन से। सो वैकेंसीज आर नोटिफाइड बाय द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू वेरियस सोर्सेज, देन एन एप्लीकेशन फॉर्म इज़ मेड अवेलेबल टू कैंडिडेट, कि विज्ञापन दिया जाता है और कैंडिडेट्स को अप्लाई करने के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म भी प्रोवाइड कराया जाता है। जबकि जो सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन एक ऐसा काम होता है जिसमें कि कई स्टेप्स इंक्लूडेड होते हैं इसकी प्रोसेस में। जैसा कि हमने अपनी लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि सिलेक्शन एक ऐसा काम है जिसमें कि कई सारे स्टेप्स होते हैं। रिसेप्शन होता है, स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन होता है, इसके अलावा जो है प्रिलिमिनरी इंटरव्यू होता है, एप्लीकेशन ब्लैंक होते हैं, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं और बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन होता है और तब कहीं जाके फाइनली किसी कैंडिडेट को चुना जाता है। सो द ऑर्गेनाइजेशन मेक्स एन एप्लीकेंट गो थ्रू वेरियस levels, submitting a form, writing a test and undergoing an interview etc. to deem whether they are an appropriate fit। तो इस तरीके से जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है उसमें कई सारे स्टेप्स इंक्लूडेड रहते हैं। अब बात कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ स्पेसिफिकेशन की, कि जो भर्ती है वो किस काम के लिए स्पेसिफिक होता है और जो चयन होता है वो किस काम के लिए स्पेसिफिक होता है। द रिक्रूटमेंट पॉलिसी स्पेसिफाइज द ऑब्जेक्टिव of recruitment, providing rules and regulations for the implementation of the recruitment program, कि भर्ती में भर्ती के उद्देश्यों को मेंशन किया जाता है, साथ ही साथ में उसमें उसके नियमों को भी स्पष्ट किया जाता है। प्रोवाइडिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोग्राम, कि किन नियमों का पालन करते हुए भर्ती की जाएगी। और सिलेक्शन में द सिलेक्शन पॉलिसी कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ मेथड्स, स्टेप्स, स्टेजेस बाय विच
which the evaluation of the candidate will be done। इसमें जो स्पेसिफिकेशन होता है या जो विशिष्टता होती है वो इसकी प्रक्रिया ही होती है कि इसमें कौन कौन से मेथड्स, स्टेप्स या स्टेजेस इंक्लूड रहेंगे। अब बात कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन की, कि जो रिक्रूटमेंट है क्या उससे कोई अनुबंधात्मक संबंध बनता है या नहीं बनता है। तो भर्ती के कारण आवेदकों में और संगठन में कोई अनुबंधात्मक संबंध नहीं बनता है। रिक्रूटमेंट ओनली implies communication of vacancies and open positions, therefore no contractual relation is established, whereas selection involves the creation of a contractual agreement between the employer and employee। यानी कि जो सिलेक्शन होता है उसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन इस्टेब्लिश होता है, क्योंकि ये अल्टीमेटली व्यक्ति को जॉब ऑफर करता है। अब बात कर रहे हैं मेथड की, कि कौन सा मेथड इकोनॉमिकल है और कौन सा मेथड एक्सपेंसिव है। एज इट इज़ क्लियर कि जो रिक्रूटमेंट है उसमें एक विज्ञापन देना है और कैंडिडेट्स उसमें अप्लाई करेंगे, तो यह मितव्ययी होता है एज़ कंपैरिजन टू सिलेक्शन। जबकि जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है उसमें जो है बहुत सारे स्टेप्स इंक्लूडेड होते हैं, अकॉर्डिंगली उसमें मनी एंड टाइम ज़्यादा लगता है। जैसे कि साइकोलॉजिकल टेस्ट होंगे, इंटरव्यू कंडक्ट करना होगा और रिटन एग्ज़ाम भी होंगे। तो इस तरीके से यह एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो इस तरह हमने जाना कि भर्ती और चयन में क्या अंतर होता है। अब हम बात कर रहे हैं इंडक्शन की, कि इंडक्शन किसे कहते हैं। इंडक्शन का मतलब होता है कार्य परिचय। बात करते हैं कि प्रॉपरली इंडक्शन किसे कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फैमिलियराइजिंग एम्प्लॉय विद द जॉब एंड द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉन एज इंडक्शन। यानी कर्मचारी को कार्य और संगठन से परिचित करवाने की प्रक्रिया इंडक्शन या कार्य परिचय कहलाती है। It is the process of receiving and welcoming employee when he first joins the company and giving him basic information he needs to settle down quickly and happily and start works। यानी कर्मचारी को कंपनी में एडजस्ट होने और हैप्पीली कार्य शुरू करने के लिए उसका स्वागत करने और उन्हें कंपनी के बारे में मुख्य सूचनाएं देने की प्रक्रिया ही इंडक्शन या कार्य परिचय के नाम से जानी जाती है। अब बात कर रहे हैं कि इंडक्शन में क्या क्या इंक्लूडेड रहता है। इंडक्शन में किन बातों की जानकारी दी जाती है। तो इंडक्शन में बताया जाता है कि जिस उपक्रम में, जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं उसका क्या इतिहास रहा है, वह कितने सालों से इस्टेब्लिश्ड है, उसका विज़न क्या है, उसका मिशन क्या है, उसकी रूल्स रेगुलेशन और कार्य करने की जो है क्या स्टाइल है, क्या शैली है, क्या उसके उद्देश्य, इनके बारे में बताया जाता है। सो हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन में बताया जाता है कि ये कब से स्थापित है और इसका क्या किस तरीके का इसका काम रहा है, कैसे ये प्रोग्रेसिव रही है, इसके लाभ हानियों की स्थिति क्या रही है। हिस्ट्री ऑफ द इंस्टीट्यूशन बताया जाता है। दूसरा, जनरल पॉलिसीज़ एंड रूल्स ऑफ फॉर्म बताई जाती है कि कंपनी किन नियमों और नीतियों को आधार मान के कार्य करती है। नॉलेज अबाउट डिपार्टमेंट, कि वो जिस विभाग में कार्य कर रहा है उसके विभाग के बारे में जानकारी दी जाती है। और पोजीशन ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स की, इसके अलावा कंपनी में जो अन्य विभाग स्थापित हैं उनके बारे में भी बताया जाता है। यह भी बताया जाता है कि सैलरी, हॉलीडेज और वर्किंग आवर्स किस तरीके से मैनेज होते हैं और क्या रहता है, किस तरीके सैलरी का क्या फॉर्मूला रहता है और सैलरी के पैटर्न क्या हैं, किस तरीके से डिटरमाइन की जाती है, इन सब की जानकारी इंडक्शन में दी जाती है। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में बताया जाता है। इसी के साथ साथ ये भी बताया जाता है कि कंपनी में क्या क्या सोशल बेनिफिट प्लान्स इंक्लूडेड हैं, प्रोवाइड किए जाएंगे एम्प्लॉयज़ को। इसके बाद में प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र के बारे में बताया जाता है। डिसिप्लिन एंड ग्रीवांस हैंडलिंग प्रोसीजर, इन सब के बारे में जानकारी दी जाती है, जिससे कि एक एम्प्लॉय जिस वर्क एनवायरनमेंट में कार्य कर रहा है उससे वेल एक्वेंटेड हो एंड अकॉर्डिंगली ही वो अपने काम को मैनेज करे और अपने वर्किंग लाइफ को भी मैनेज करे। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं कि क्यों किया जाता है इंडक्शन, पर्पस एंड नीड फॉर इंडक्शन, की इंडक्शन की ज़रूरत क्यों होती है। इंडक्शन की ज़रूरत इसलिए होती है कि जिससे कि जो एम्प्लॉय है या जो न्यू कमर है उसको इजी या कंफर्टेबल फील हो, तो उसको हेल्प करने के लिए, न्यू कमर को एडजस्टमेंट में हेल्प करने के लिए इंडक्शन किया जाता है। टू प्रोवाइड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मैंने अभी बताया
कि इंडक्शन में जो है कई सारी सूचनाएं जानकारियां दी जाती हैं, तो इस तरीके से ज़रूरी सूचनाओं से अवगत कराने के लिए इंडक्शन ज़रूरी होता है। थर्ड वन इज़ टू बिल्ड न्यू एम्प्लॉय कॉन्फिडेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि एम्प्लॉयज़ का जो विश्वास है वो बना रहे, वो कॉन्शियस या शाय या अनकंफर्टेबल ना रहें, इसके लिए भी इंडक्शन किया जाता है। टू रिड्यूस लेबर टर्नओवर, कि जो लेबर टर्नओवर है और एब्सेंटिज्म है उसको भी रिड्यूस किया जा सकता है। जब एम्प्लॉय वहाँ पे हैप्पीली एडजस्ट हो जाता है तो वह कंपनी को छोड़ के जाने का विचार नहीं रखता है, और इस तरीके से कंपनी में एक स्टेबिलिटी को बनाया जा सकता है थ्रू इंडक्शन। टू रिड्यूस कन्फ्यूज़न, कि जो एम्प्लॉयज़ नए नए एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको कई सारे इल्यूज़न और कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं, तो इन इल्यूज़न्स और कन्फ्यूजन्स को थ्रू इंडक्शन सेटल किया जा सकता है, जिससे कि वो किसी भी बात के बारे में, किसी भी काम के बारे में श्योर हों और किसी तरीके का इल्यूज़न और कन्फ्यूज़न ना हो। सो इंडक्शन रिड्यूसेस कन्फ्यूज़न एंड डेवलप्स हेल्दी रिलेशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब कन्फ्यूजन्स और डाउट्स नहीं होते हैं तो फिर एक अच्छा इन्वायरमेंट कंपनी में हो सकता है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू डेवलप हेल्दी रिलेशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि जो संगठन है उसमें कार्य का एक अच्छा वातावरण रहे और एक दूसरे के प्रति जो है सौहार्द की भावना रहे, इसके लिए इंडक्शन ज़रूरी होता है। टू डेवलप सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड लॉयल्टी अमंग न्यू कमर्स, कि जो व्यक्ति हैं वो कंपनी के साथ में अपना जुड़ाव अनुभव करें, अपनापन महसूस करें, इसी उद्देश्य से इंडक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है, इसीलिए इंडक्शन इम्पॉर्टेंट होता है। अब बात कर रहे हैं हम कि टाइप ऑफ इंडक्शंस, कि इंडक्शन कितने तरीके के होते हैं। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडक्शंस। नंबर 1 इज़ फॉर्मल इंडक्शन एंड नंबर 2 इज़ इनफॉर्मल इंडक्शन। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, फॉर्मल इंडक्शन वो होता है जो फॉर्मली ऑर्गेनाइज किया जाता है। फॉर्मल इंडक्शन इज़ ए प्लान्ड अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस न्यू एम्प्लॉयज़ टू द ऑर्गेनाइजेशन, जॉब एंड द वर्किंग इन्वायरमेंट, यानी यह वह इंडक्शन हुआ जो कि नियोजित होता है जिससे कि कर्मचारियों को ऑर्गेनाइजेशन से और उसके कार्य से और कार्य के वातावरण से प्लान्ड वे में इंट्रोड्यूस किया जाता है। और इस तरीके के जो प्लान्ड वे के इंडक्शन होते हैं उसमें कंपनी के सारे स्टाफ को इंक्लूड किया जाता है, और इससे यह जान सकते हैं कि कौन व्यक्ति क्या है और कौन उनकी सबसे अनुभवी व्यक्ति है जो कि उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। एडवांटेज ऑफ द फॉर्मल इंडक्शन प्रोग्राम इज ऑर्गेनाइजेशन विल हैव टू बेटर चांस टू विन द न्यू एम्प्लॉयज लॉयल्टी एट द वेरी बिगनिंग, एंड ऑल्सो न्यू एम्प्लॉय विल हैव द चांस टू कैरी his or her works clearly with less number of errors, की जब उसे सब चीज़ें वेल इंट्रोड्यूस होती है तो गलतियों की संभावनाएं कम हो जाती है। अब बात करें इनफॉर्मल इंडक्शन की। इनफॉर्मल इंडक्शन इज़ नॉट प्लान्ड, जैसे कि फॉर्मल प्लान्ड होता है, ये नॉट प्लान्ड होता है। एंड इज एड हॉक न्यू एम्प्लॉय लर्न थ्रू ट्रायल एंड एरर मेथड, की यह इंडक्शन का वह तरीका होता है जिसमें कि व्यक्ति अपने लेवल पे ही जानकारियों को इकट्ठा करता है और हिट एंड ट्रायल के तरीके से वह कार्य के बारे में सभी बातों को जान पाता है। दे गेट फैमिलियर with the work and work environment by themselves. This induction type will make the stress on the new employee at the very beginning because of his or her knowing things at the operations. So in that case, new employees may leave the organization at the beginning, and then the organization may need to follow all the process of recruiting and new employee टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसलिए इसमें ये संभावनाएं रहती हैं कि कर्मचारी एडजस्ट ना हो, अपने आप को अनकंफर्टेबल अनईजी फील करे, और हो सकता है कि वह कंपनी को बदलने के बारे में भी सोचे। तो इस तरीके से यह 2 तरीके के इंडक्शन होते हैं, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल induction. The advantage of informal induction is if the new employee survived, then she may know the process of his or her experience, and the later on errors may minimize. तो इस तरीके से दोनों ही विधियों के
कुछ पॉजिटिव्स हो सकते हैं और कुछ नेगेटिव्स भी हो सकते हैं। अब बात कर रहे हैं हम प्रोसीजर फॉर इंडक्शन कि जो इंडक्शन है उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो द प्रोसीजर शुड बेसिकली फॉलो दिस स्टेप। नंबर 1, इन्फॉर्म अबाउट टाइम एंड प्लेस टू रिपोर्ट द वर्क कि एम्प्लॉय को ये पता होना चाहिए कि उसे किस जगह जाना है और कितने बजे ऑफिस में उसे पहुंचना है। वेलकम बाय सुपरवाइजर, it is very important that the supervisor should welcome the employee to the organization. And the third one is provide an administrative informations कि एम्प्लॉय को एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि काम या एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है, प्रोबेशनरी पीरियड उसका क्या होगा, मेडिकल एब्सेंस के क्या नियम रहेंगे, एंड सजेशन सिस्टम एंड शुड बी कवर्ड। इस तरीके से इसमें कई सारी बातों को इंक्लूड किया जाना चाहिए। और अब बात कर रहे हैं हम कि डिपार्टमेंट ओरिएंटेशन होना चाहिए उसका। थर्ड नंबर जो है नेक्स्ट स्टेप इसमें होता है डिपार्टमेंट ओरिएंटेशन। डिपार्टमेंट ओरिएंटेशन लाइक गेट एक्वेंटेड, talk, introduction to the department, departmental functional explanations and job instruction should be informed कि जो नया व्यक्ति है, जो नया एम्प्लॉय है, उसके साथ में एक परिचय वार्ता रखी जा सकती है और उसे विभाग के बारे में जानकारी दी जा सकती है, विभाग के कार्यों के बारे में बताया जा सकता है और जॉब इंस्ट्रक्शंस भी उसे दिए जा सकते हैं। तो इस तरीके से उसका डिपार्टमेंट के साथ में परिचय कराया जाएगा डिपार्टमेंट ओरिएंटेशन स्टेप में। नेक्स्ट इज वर्बल एक्सप्लेनेशन मस्ट बी सप्लीमेंटेड। जो भी उसे इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जो कि रिटन में है या किसी भी और फॉर्म में है, तो उसी के साथ साथ उसे वर्बल एक्सप्लेनेशन भी दिए जाएं जिससे कि वो उन चीज़ों को ईजीली समझ सके। वर्बल एक्सप्लेनेशन मस्ट बी सप्लीमेंटेड बाय वैरायटी ऑफ पीरियड मटेरियल, एम्प्लॉय हैंडबुक्स, मैनुअल्स, फ्लायर्स, हाउस जर्नल, पिक्चर स्टोरीज एंड कॉमिक्स एंड कार्टून्स एंड पैम्पलेट्स एट्सेट्रा। तो इस तरीके से इन सब तरीक़ों को अपनाते हुए या इस प्रक्रिया को अडेप्ट करते हुए एक एम्प्लॉय को उसका कार्य और कार्य के वातावरण से इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है जिससे कि एम्प्लॉय जो है अपने आप को ईजी और कंफर्टेबल रख सके और काम पे फोकस कर सके और उसको किसी तरीके की वहाँ पे एंजाइटी महसूस ना हो और वो अपना पूरा की पूरा जो ध्यान है वह काम पर लगा सके। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से इंडक्शन को ऑर्गेनाइज किया जाता है और इसी उद्देश्य से इंडक्शन जो है वह किसी भी कंपनी में जोड़ा जाता है या यह एक HRM का एक ज़रूरी पार्ट माना जाता है। दैट्स इट। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में क्या डिफरेंस होता है और इंडक्शन किसे कहते हैं। That's it. Thank you so much.